जो आरएसएस के लोग थे वो किसानों के कपड़ों में आके उन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके हैं। पुलिस खुद हैरान थी कि हमारे कुछ डॉक्टर्स थे जो पुलिस को भी हेल्प कर रहे थे उस दिन, उसके ऊपर भी पुलिस के कपड़े डाल के भी कुछ लोग डॉक्टर्स को भी मारने आ गए थे। तो वो हम जो ऑर्गेनिक चीजें हैं हम ऑर्गेनिक ही रहने देना चाहते हैं। हमारी एमएसपी फिक्स होनी चाहिए। हमारा जमाखोरी क्राइम था और क्राइम ही रहना चाहिए। हमें इनकी कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहिए। अगर इस आंदोलन में सपोर्ट करेगा तो बीजेपी खिलाफ हो जाएगी, केस पेंडिंग है, सजा हो जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ना इन केसों से। किसान के बेटे हैं, जाट आंदोलन से भी जरूरी बनता है इस आंदोलन में आना। और एक तरफ तो आतंकवादी खालिस्तानी बोल रही है हमें, और दूसरी तरफ ये बोल रही है किसान नेताओं के साथ हमारी बातचीत कर रही है। अगर सब आतंकवादी ये क्यों नहीं करे, फिर आतंकवादियों के साथ हमारी मीटिंग हुई, आज हमारी वार्ता विफल हुई, तो ये क्यों बोलते हो कि किसानों के साथ मीटिंग हुई। 262 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं अब तक। क्या वो दिखाई दिए इनको? अंबानी के घर बेटा हो जाता, गोदी में लेके फोटो खिंचवाता है, क्या ये दिखाई नहीं देते? नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आप सब लोगों का एक बार फिर से चैनल पर स्वागत है। लगातार हम किसान आंदोलन को आपको दिखा रहे हैं, हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी घटना आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो रहा है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी चीज़ें आप हमारे सामने आती हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं पहले क्यों बोल रहा हूँ, ये इसका कारण है। हर बार हम सोचते हैं कि हम अपना कुछ काम जो कर रहे हैं उसमें हम आगे बढ़ें, और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम अपना काम जो है वो कहीं ना कहीं छोड़ करके जो जनता की भलाई के जो काम है उसमें आगे आए। कुछ ऐसे ही व्यक्ति आज हमारे साथ में हैं, उनसे आपकी बातें कराएंगे। एक हैं सोनिया मान जी, बॉलीवुड में एक जानी मानी अदाकारा हैं और काफ़ी सारी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, और अगर मैं सही हूँ तो अलग अलग लैंग्वेज की फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इस दौरान उन फिल्मों का कैरियर छोड़ करके, बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ करके आज किसान आंदोलन में हैं। तो दूसरी तरफ मेरे साथ यहाँ पर धर्मेंद्र हुड्डा है, और जाट आंदोलन में काफ़ी नाम इनका आगे आया था। छोटी सी उम्र में ही आंदोलन की राह पर हैं, और इस आंदोलन की राह को आज ये और आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हुड्डा भाई आपसे ही स्टार्ट करेंगे। छोटी सी उम्र में, क्योंकि मैंने आपका टोल पर जब आप पहुँचे उस दौरान में जो आपने भाषण दिया, मैंने उसमें पहली लाइन आपकी सुनी कि मैं इस देश का सबसे कम उम्र का राजद्रोही हूँ, देशद्रोही हूँ। देशद्रोही मेरे को तो गर्व फील होता है, गर्व फील होता है ये बात है। यही चीज़ सोच के मैंने जेल काट दी अंदर रह के। नहीं तो इन्होंने तो इतना ज़्यादा पुलिस टॉर्चर करवा के बीजेपी ने स्पेशल सेल में रखा, इतना रिमांड, जो स्ट्रगल देखा, बहुत कुछ देखा। लेकिन ये ग्रो इसलिए ये फील हुआ कि देखो कुछ गलत नहीं कर रखा, कोई आतंकवादी गतिविधि थोड़ी थी, कोई देश के विरोधी अपने हक की लड़ाई थी। जैसे किसानों की लड़ाई हक की लड़ाई थी, हक की लड़ाई में अगर देशद्रोह का केस मिलता तो कोई वो नहीं था। बस यही ग्रो फील हुआ कि कोई अलग सा यूनिक की चीज़ मिली। कि जब मैं जेल में था, जिस भी टीवी पे देखो सबसे छोटी उम्र का देशद्रोही, बीबीसी चैनल ने मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई, उन्होंने भी बनाया सबसे कम उम्र का, इस देश का सबसे कम उम्र का देशद्रोही। तो मेरे को तो इस चीज़ से कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन अब भी यही सोच रखी है। मैं पीछे भी धमकियाँ मिली, अगर इस आंदोलन में सपोर्ट करेगा तो बीजेपी खिलाफ हो जाएगी, केस पेंडिंग है, सजा हो जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ना इन केसों से। किसी की यहाँ रजिस्ट्री नहीं हो रखी, कोई रेल हादसे में मर जाता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता, किसी को हार्ट अटैक आ जाता, कोई सताई नहीं है यहाँ। जो बिजनेसमैन है, चाहे गरीब है, चाहे एमएलए, चाहे विधायक है, सबको जाना है यहाँ से। तो यहाँ किसी की रजिस्ट्री नहीं है। बस यही सोच रखा है, जब तक जिएंगे संघर्ष करेंगे। ठीक है। तो जब इस आंदोलन में पहुंचे हैं, संघर्ष तो जाहिर सी बात है, आंदोलन काफ़ी लंबा होता जा रहा है, लगातार 3 महीने से ऊपर का समय हो गया है, लगातार बैठे हुए हैं किसान। बॉर्डर्स पर आप रहे हैं, टिकरी बॉर्डर पर आप लगातार बने हुए हैं। इस आंदोलन में कूदने का क्या समझ में आया? क्योंकि एक अलग तरीके से था, जाट आंदोलन नहीं था, एक अलग तरीके से सभी जाति धर्म के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ऐसी क्या नौबत पड़ी कि जो इस आंदोलन में भी कूदना पड़ा? देखो, किसानों के बच्चे हैं, और मेरे मम्मी पापा का संघर्ष देखा, खेत से, किसानी से, कैसे उन्होंने खेत में काम करके यहाँ तक पहुँचाया, इतना संघर्ष किया। किसान के बेटे हैं,
जाट आंदोलन से भी जरूरी बनता है इस आंदोलन में आना, क्यों उसमें तो एक ये समाज की लगा लो, ये तो हमारे जड़ हैं। अगर जो भी इंसान अपनी जड़ भूल जाता है ना, उसका विनाश हो जाता है। अगर हम अपनी जड़ भूल जाए ना, अपनी माँ बाप का संघर्ष भूल जाए, कैसे उन्होंने खेतों से कटाई करके कितना संघर्ष करके फसल उगा के कहाँ तक यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ाया और कितना संघर्ष किया, और उन चीज़ों को भूल जाए। इसमें तो आना तो स्वाभाविक है, यहाँ तो संघर्ष करना बनता हमारा। सरकार से 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, आप टिकरी बॉर्डर रहे हैं, बड़े नेताओं से भी आपका मिलना जुलना रहा होगा। इस दौरान में आपको क्या लगता है कि क्या जो 11 दौर की बातचीत हुई है उसमें कहीं पर बातचीत का कोई अंश है? देखो, बातचीत ये गोलीबाजी करी है सरकार, और एक तरफ तो आतंकवादी खालिस्तानी बोल रही है हमें, और दूसरी तरफ ये बोल रही है किसान नेताओं के साथ हमारी बातचीत कर रही है। अगर सब आतंकवादी ये क्यों नहीं करे, फिर आतंकवादियों के साथ हमारी मीटिंग हुई, आज हमारी वार्ता विफल हुई, तो ये क्यों बोलते हो कि किसानों के साथ मीटिंग हुई? एक तरफ तो आप किसान बोलते हैं, मीडिया दिखाते हो आज किसानों के साथ मीटिंग हुई, सरकार कहते हैं कि आज किसानों के साथ मीटिंग हुई, दूसरी तरफ कहते हैं खालिस्तानी आतंकवादी हैं। पंजाब आया, पंजाब वालों को खालिस्तानी बोल दिया, हरियाणा उठ के आया, आतंकवादी बोल दिया। जब झारखंड उत्तराखंड ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, जब उनकी किसानी खतरे में थी, उनको नक्सली बोल दिया, और जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको आतंकवादी बोलते हैं। और रही वार्ता की बात, इन्होंने ये कानून पास करने की इनके मन में कहीं नहीं थी, क्योंकि इन्होंने 2-3 साल पहले प्लान कर रखा था। 4400 प्लस वेयर हाउस इस देश के अंदर अंबानी अडानी के तैयार हैं, जो सैकड़ों एकड़ में है। वो प्री प्लान है, 3 साल पहले वो बना दिए। बिल तो पीछे लेके आए, उन्होंने पहले पता था, देखो बहुमत आ गया, उन्होंने पता था विरोध करने वाला कोई है नहीं, बगैर किसी की राय लिए पास कर दिए, और उसमें कहीं नहीं था, उन्होंने पता था विरोध होना नहीं है, वो बिल पास कर दिए। और प्री प्लान 3 साल पहले वेयर हाउस बना दिए, स्टोर बना दिए। तो इनका ये चीज़ों को लेके कोई वो नहीं था, ये चाहते थे गोलीबाजी करे या इनको SYL के नाम पे लड़ा दे, धर्म के नाम पे इन्होंने बहुत ज़्यादा वो की। अब फिर 26 जनवरी को देख लो, झंडे के नाम पे इन्होंने 1 करोड़ झंडे नहीं दिखाई दिए। जब से 1947 के बाद, जब से देश आज़ाद हुआ, इतने ज़्यादा तिरंगे पूरे देश के अंदर कभी नहीं लहराए। देश के नहीं, जितने हमारे NRI भाई है पूरे विदेश में ट्रैक्टरों पे गाड़ियों पे घूमे, एक झंडा इनको दिखाई देगा, लेकिन वो करोड़ों झंडे दिखाई नहीं दिए। इन्होंने जाति के, धर्म के, हिंदुत्व के नाम पे बांटने की कोशिश की, ये बटे नहीं। लेकिन और रही जो आप पूछ रहे हो कि इनको लेके सरकार कहाँ तक पॉजिटिव है, सरकार कहीं पॉजिटिव नहीं है। सरकार चाहती है गोलीबाजी करो, इनको कहते हैं MSP हो गया, MSP कहाँ है? बिहार का ख़त्म किया, बिहार वाले आज मजदूरी करते, UP वाले यहाँ आए हुए। हरियाणा पंजाब तो इसीलिए अब तक बचा हुआ है कि यहाँ 70% हम पैदावार करके देते हैं, और ये कहीं ना कहीं मंडियों के थ्रू ही बचा हुआ है। नहीं तो अब ये भी खत्म कर दी तो हरियाणा पंजाब, ये देखो ना कितना रिस्क लेके हमारा वाटर लेवल क्या हाथ जहर बनने लग रहा है नीचे, आने वाली पीढ़ियाँ क्या करेंगी हमारी। तो इनका ये कहीं पॉजिटिव नहीं है, गोलीबाजी करेंगे, बकवास फैलानी है इन्होंने। कहीं अगर पॉजिटिव होते ना, अगर जिन्होंने देखना कि राजा का क्या काम होता है, अगर एक आदमी भी नाराज होता है उसका भी उससे पूछो कि क्या बात है। यहाँ तो करोड़ों लोगों की भावना जुड़ रही है, अगर ये भावना नहीं समझ रहा, इसको तो अंबानी अडानी दिखाई देते हैं, किसानों की कोई दिखाई नहीं देता। 262 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं अब तक, क्या वो दिखाई दी इनको? अंबानी के घर बेटा हो जाता, गोदी में लेके फोटो खिंचवाता है, क्या ये दिखाई नहीं देते? जिनके बेटे बॉर्डर पे शहादत देते और ये देते, यहाँ किसान शहादत देते, इनको कोई मतलब नहीं है किसानों से। मीटिंग बार इसके बाद भी करेंगे, फिर मीटिंग करेंगे। 26 जनवरी के बाद मीटिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हिंदू मुस्लिम का इन्होंने जो तिरंगे का अपमान की चीज़ें दिखा दी ना, लोगों ने दिमाग में घुसा दिया, तो उसके लेके कहीं ना कहीं ये और क्या कि हमारा इसमें BJP का प्रचार अच्छा हो गया, अभी मीटिंगों का दौर खत्म करो, सरकार को झुकाएंगे। चाहे आंदोलन 10 साल चलाना पड़े, हमने किसी से मांग के थोड़ी लेना। अगली फसल पैदा होगी वो उससे आ जाएगा, उससे अगली फसल पैदा होगी वो खा लेंगे। सारी चीज़ इस सरकार को झुकाएंगे हर हाल में। 4 स्टेटों में तो घुस लिया ये, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड, कल हम उत्तराखंड थे, रुद्रपुर, अब 5 स्टेटों में आ गया। अब अगला टारगेट है कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और मणिपुर साइड का, वो सारा देखें, आंध्रा, तमिलनाडु देखेंगे। 2 महीने में ये देशव्यापी बन जाएगा, और ये किसान आंदोलन नहीं, जन आंदोलन बन गया, और लोगों की भावनाएं जुड़ गई। ये देखो ना, एक सबसे बड़ा एग्जांपल जो आपको भावनाओं से जुड़ा हुआ, टिकैत साहब ने बोल दिया कि अगर हमारी फसल नहीं खरीदेगी तो हम खड़ी फसलों में आग लगा दें। फसल पकी नहीं है, लेकिन लोगों ने अपनी फसल बहा दी। तो ये देखो ना, वो आंदोलन भावनाओं से जुड़ा है। तो फिर कहीं ना कहीं गलत हो रहा है ना? नहीं, वो बता दिया उसके बाद, जैसे मैंने आज भी बताया, मैं सब जगह बताता हूँ, फसल हमने बर्बाद नहीं करनी है। कच्ची फसल अपने बच्चों की तरह होती है, किसान पालता, बहुत ज़्यादा दुख होता है जब उसके ऊपर कच्ची फसल पे हर रोज चलती है, तो हमने जलानी नहीं है, काटनी नहीं है, ये हमारा ही नुकसान है। यहाँ पर एक आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि आज हमने भी काफ़ी सारे किसानों से बात की,
हम भी टोल पर पहुंचे हुए थे, वहाँ पर बातचीत हुई तो वो मिक्स सी प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं हम तो ख़त्म करेंगे, हमारी फसल है, हम नुकसान झेलें चाहे कैसे भी करें। कुछ लोगों का कहना है कि गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं इस पूरी गलती का श्रेय जो राकेश टिकैत जी के द्वारा जो बयान दिया गया उसको तो नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको इस तरह की बात बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल तो क्या हो रहा है, वो जो बोल रहे हैं उसी को लोग मान रहे हैं। पता है क्या, ये आंदोलन भावनाओं से जुड़ा हुआ। अगर कोई स्टेज से कोई नेता कह देना अपने घरों में आग लगा के आना, तो लोग ये काम भी कर देंगे। देखो टिकैत साहब ने उसके बाद बोल भी दिया है कि ऐसा कुछ नहीं करना आप लोगों ने। देखो ये जो कह रहे हैं ना फसल जलाएंगे, नुकसान ही झेलना, तो नुकसान तो बीजेपी करने लग रही है। फिर ये बिल ही अच्छी है, इससे तो अच्छा किसी को नुकसान नहीं करना, अपनी फसल बर्बाद करनी है, तो इससे अच्छा तो बीजेपी करने लग रही है। यहाँ से कुछ तो बच जाता था, फसल जलाने वाले तो कुछ भी नहीं बचता, हमारा सब बर्बाद हो रहा है। ठीक है। तो ये कदम बिल्कुल नहीं उठाना, क्योंकि हमारे 262 हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई बहन शहीद हो गए, उनके परिवार हैं। हम अगर किसी को देना उनको देंगे डायरेक्ट जाके, उनको गरीबों के जो आसपास है उनकी मदद करेंगे। ये कोई अच्छा फैसला नहीं है। मैं सभी से कह रहा हूँ भाई, किसी ने भी अपनी कच्ची फसल वगैरह नहीं जलानी है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि एक साफ साफ अपील की जा रही है सभी किसानों से कि अपनी फसल को बचा करके रखें। तो जहाँ हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक पुराने इंसिडेंट को लेकर के ये बयान हुआ था, और जिसमें आपको एक बार दोबारा बता दें कि सर छोटू राम के द्वारा एक बयान दिया गया था पहले के टाइम में, जब फसलों के रेट सही नहीं मिल रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि हम अपनी फसलों में आग लगा देंगे। और यही जो बयान था ये दोबारा से राकेश टिकैत के द्वारा कहा गया, और उसी बयान का लोगों ने गलत असर दिखाया, और वो गलत असर अब लोगों की फसलों पर दिख रहा है। तो जो फसल कि किसान बड़े प्यार से और अपने बच्चे की तरह से उसको पाल कर पोस करके बड़ी करता है, तो अब उसको हम भी सभी किसानों से अपील करेंगे कि वो ना जलाएं, ना उसको कहीं भी किसी भी तरीके से उसको नुकसान ना पहुंचे। बाकायदा अगर आपको किसी को नहीं देना, बेचना नहीं, अपने घर में रखिए, किसी जरूरतमंद को उसको दान दीजिए। तो ये हमारा कहना है। हमारे साथ यहाँ पर बॉलीवुड एक्ट्रेस जो हैं सोनिया मान ये भी हैं, और आपको थोड़ा सा इनका एक और इतिहास भी बता देते हैं। 16 दिन की जब ये थी तो इनके फादर की डेथ हो गई थी। दूसरी तरफ से कहूँ कि कुछ लोगों के द्वारा उनको मार दिया गया था, और वो जो एक चीज़ें हैं वो इन्होंने बड़े टाइम तक कही, और एक मैंने आपका इंटरव्यू भी देखा था, उसमें आपने एक पत्र का भी जिक्र किया, उस बारे में भी हम आपसे बात करेंगे, वो सोनिया जी से ही पूछेंगे। लेकिन सोनिया जी, इतना बड़ा कैरियर छोड़ के, क्योंकि बॉलीवुड बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री, और उस बड़ी इंडस्ट्री को छोड़ करके किसान आंदोलन, कारण क्या रहा? मतलब इतना क्या लगाव लग गया कि अपनी पूरी का पूरा जो एक पूरा लंबा चौड़ा कैरियर है, उम्र बहुत कम है, और अब लंबे चौड़े कैरियर को छोड़ करके आप यहाँ पर आ गए? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मैं किसान की बेटी हूँ, और किसानों के हकों के लिए हमें लड़ना चाहिए। और इस टाइम पे जो सारे मतलब हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो वो तो बहुत अच्छा हुआ कि लॉकडाउन था, तो मैं अपने गांव में थी, तो मेरे कुछ फादर के दोस्त धरने पे बैठे हुए थे, तो मैं ऐसे पास में से जा रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप बैठे हैं यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर मुझे पता था कि मेरे डैड के फ्रेंड्स, कुछ कॉमरेड फ्रेंड्स, वो हमेशा किसी न किसी चीज़ के लिए धरने पे बैठे होते हैं। तो मैंने उनसे उस दिन पूछ लिया मिलने, उनका एक लंच ब्रेक बीच में हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये कुछ ऐसे बिल्स हैं जो हमारे किसानों के लिए नहीं सही हैं, तो तुम्हें भी बोलना चाहिए इनके लिए। तो मुझे लगा कि हाँ, बोलना तो चाहिए। तो जब मैंने ये बोलना शुरू किया, उस दिन मेरा पहला लेक्चर था मेरे गांव में, और मुझे ऐसा कुछ तजर्बा नहीं था कि मैं क्या बोलूं, और ना ही मैंने तब बिल्स पढ़े थे। बस जो जानकारी उन्होंने मुझे दी थी उसके मुताबिक मैंने बोल दिया। और ऐसा मेरे डैड एक किसान नेता थे, तो लोगों ने मुझे अपनी सराखों पे बिठा लिया। उनको लगा कि शायद मतलब मेरी आवाज़ में से मेरे डैड आज खड़े होके बोल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए और बहुत प्यार मिला मुझे। चलिए, आपको सपोर्ट मिला। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि आपने जो कृषि कानून थे वो पढ़े नहीं थे,
अब पढ़ चुके हैं, अब समझ में आ रहा है सारी चीजें? जी, अब तो एक्चुअली रट चुके हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, एपीएमसी एक्ट हो गया, जमाखोरी होगी। अब जो चीज़ें मुझे पहले नहीं पता थी, अब तो एटलीस्ट बहुत टाइम हो गया, 3 महीने तो हमें बॉर्डर पे बैठे हो गए, उससे पहले भी हो गए। अब तो हम खुद जाके लोगों को बोलते हैं कि जमाखोरी नहीं होनी चाहिए, जमाखोरी क्राइम है ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होनी चाहिए, एमएसपी फिक्स होनी चाहिए किसी रेट के ऊपर, क्योंकि छोटे किसानों को बहुत नुकसान होगा। और ऊपर से खादों के रेट इतने महंगे कर दिए। अब तो बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होनी शुरू हो गई। और रही बात करियर की, तो मेरे डैड ने भी एक मेरे लिए लेटर लिखी थी डेथ से पहले। उन्होंने कहा था कि तुम हमेशा, उन्होंने कहा था कि ना तुम हिंदू बनना, ना मुस्लिम बनना, ना सिख बनना, सबसे ऊपर उठ के एक इंसान बनने की कोशिश करना, और हमेशा मेरे किसानों के लिए और मजदूरों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करना। क्योंकि वो, उन्होंने बोला कि जो जंग मैं लड़ रहा हूँ इस टाइम पर, मुझे नहीं मालूम कि मैं रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलते थे। सरकार के खिलाफ है रावल दस्ता एक मैगजीन था, उसके एडिटर थे, वो भी निकालते थे। तो जेल में भी रह के आए, तो उनको लगता था या तो उनको मार देंगे या जेल में डाल देंगे। तो उन्होंने इसीलिए मेरे जन्म पे, उनको बेटी चाहिए थी हमेशा से, एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था अगर मैं ना रहूं तो मेरी कारवान, मेरी काफिले की नायिका बन के आगे आना। तो मुझे वो चीज़ें, मैं पढ़ती तो थी, डैड की लेटर पढ़ी, काफ़ी बार पढ़ी, तो बट पता नहीं था कि कैसे वो चीज़ आगे लेके जाऊँ और कैसे करूँ। बट जब मैंने ये किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे नहीं पता था कि ये किसान आंदोलन मेरी ज़िंदगी को चेंज करके मुझे बॉर्डर पे बिठा देगा। आपने बॉर्डर पे बैठने की बात की थी, यहाँ पर पिछले 3 महीने से लगातार आंदोलन जारी है। कब आप बॉर्डर पे पहुंचे और कब वहां से आपका जो और आगे का सफर है वो शुरू? जी, मैं पहले दिन ही आ गई थी सिंगू बॉर्डर। और हमने पूरे सभी ने मीटिंग की थी जब शंभू बॉर्डर आई थिंक वहाँ पे लगा था। तो हमने पहले ही मीटिंग की थी कि हम सारे जाएंगे वहाँ पे। और पहले तो मैं जाती थी सारे बॉर्डर्स पे, फिर वापस जाती थी। बट लास्ट वीक मैंने टिकरी बॉर्डर पे अपने टेंट्स लगाए, औरतों के लिए टेंट्स लगाए रहने के लिए, और खुद भी वहीं अभी भी उधर ही रहती हूँ। ठीक है। बड़ा मुश्किल होता होगा शायद इस तरह से टेंटों में रहना, क्योंकि जाहिर सी बात है बॉलीवुड में एक जो आराम जो चीज़ है वो अलग तरह का है। हालांकि मेहनत वहाँ पर भी काफ़ी है, लेकिन उसके लिए बढ़िया फ्लैट, बढ़िया सोने के लिए बिस्तर, सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ तो एक सिंपल चटाई पर सोना पड़ा होगा, पहले दिन तो शायद वो भी नहीं होगी। नहीं, मुझे मज़ा आता है अभी, मतलब यू नो व्हाट, आपको चेंज लगता है ज़िंदगी में। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर आप, लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर बोलते हैं कि मेडिटेशन कैंप्स में जाते हैं सब कुछ छोड़ के। तो मुझे लगा इससे अच्छी बड़ी मेडिटेशन कोई नहीं हो सकती, जब आप अपने लोगों के बीच में बैठे हो और उस तरह की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हो जिस तरह से वो कर रहे हैं। हाँ, वॉशरूम की प्रॉब्लम जरूर हुई थी, क्योंकि रहने का तो चलो कहीं पे भी सो जाते हैं और खाने की कोई कमी नहीं है वहाँ पर। वॉशरूम का लगा था कि कहाँ जाए, पहले किसी स्टोर में चले जाना, नहाने के लिए ढूंढना पड़ता था। बट अभी वो हमने वॉशरूम भी वहाँ पे बनवा लिया बस स्टैंड के अंदर। ठीक है। तो अभी वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो ठीक है। अगर यहाँ पर बात करूँ कि काफ़ी समय हो गया वहाँ पर, और जैसे कि मुझे पता चला और आप लोगों ने भी अपने जो संबोधन के दौरान में भी ये चीज़ बताई कि सबसे आगे टेंट लगा, सबसे आगे टेंट लगा, और उसके बाद से आप वहाँ पर हो। जब सबसे आगे थे तो बड़ा एक डर भी रहा होगा, कभी आगे से कुछ भी लाठी चार्ज होता है, कुछ भी होता है तो सबसे पहली लाठी भी सर पे ही खानी पड़ेगी, तब एक डर नहीं लगा था? और जो पीछे स्पोर्ट है वो कहीं पर काम आया, या फिर वो जो डर उसी को हिम्मत बनाई? देखिए, सबसे आगे वाला टेंट मैंने नहीं लगाया, मैं गई थी उस दिन। सबसे आगे वाला टेंट धर्मेंद्र हुड्डा ने लगाया था, ISO का। और वो अभी भी टिकरी बॉर्डर पे सबसे आगे के 2 टेंट उन्हीं के लगे हुए हैं। हाँ, 26 तारीख को मैं सबसे आगे गई थी किसान जथेबंदी की गाड़ी के ऊपर बैठ के, क्योंकि वो मेरे कहने में और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। वो मेरे शुरू से मेरा बिलीव है उस चीज में, जो मैंने अपने डैड से सीखा है कि अगर किसी को वर्ड्स दिए हैं तो उसको निभाओ। तो मैंने बोला था स्टेज के ऊपर से कि 26 तारीख को मैं सबसे आगे जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कुछ मिस हैपनिंग भी होती है, अगर कोई भी गोली भी आती है, तो सबसे पहले मैं अपने ऊपर लूंगी। तो इसी जो मैंने वर्ड्स बोले थे, मैं इसी तरह से सबसे आगे 26 को टिकरी बॉर्डर पे सबसे आगे गई थी।
और जो सब कुछ वहाँ पे हुआ वो हमने अपनी आंखों से देखा उससे। तो क्या, अब मैं ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि आपने बात छेड़ दी है तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। बहुत सारी जगहों से जो वीडियोस आ रहे हैं कि लोग जो रूट था उसको छोड़ करके चले गए, आप सबसे आगे थी, क्या रूट छोड़ करके गए या फिर लोगों को ज़बरदस्ती डाइवर्ट किया गया? जब हम टिकरी बॉर्डर से चले थे, हमारा संयुक्त मोर्चे का पूरा मोर्चे का पीछे चल रहे थे, गाड़ियों के पीछे काफिला चल रहा था। और एक उग्राहा जथेबंदी है बापू जोगिंदर सिंह जी की, उनकी अलग रूट था। उन्होंने एक्चुअली पहले ही 2 दिन पहले ही तय कर लिया था कि ये जो हमें अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। हम जाएंगे तो जरूर, पर हम बाहर से वापस आ जाएंगे, उनका ये था। बट किसी की भी उस दिन चली नहीं। जो मैं अपने साथ बताती हूँ, धर्मेंद्र हुड्डा जी भी थे मेरे साथ में, सभी थे। हम जब चल रहे थे तो हमारे 1 किलोमीटर की आगे दूरी पर एक और काफिला चल रहा था, जिनके पास मोटर बाइक्स थे, जीप्स थी और गाड़ियां थी, जिन्होंने उग्राहा जथेबंदी के झंडे पकड़े हुए थे। क्योंकि नॉर्मली जब भी कोई लोग, जैसे आरएसएस के लोग घुसाए जाते हैं, जो कोई भी दंगे फसाद करने के लिए, उनको जो झंडे हम यूज करते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं पता होती कि ये जथेबंदी का है या ये है। क्योंकि वो संयुक्त मोर्चे का जथेबंदियों क्या मोर्चा चल रहा था, जहाँ पे बीकेयू और दूसरी जथेबंदी थी। उग्राहा एक ऐसी जथेबंदी है जिनका अलग से कारवां चलता है। तो वो हम झंडे देख के थोड़ा सा शॉकिंग तो हुआ था कि ये कहाँ से, इनका तो इधर से कोई रूट ही नहीं था। तो फिर हमें लगा कि ये कुछ लोग घुसाए जा रहे हैं, क्योंकि आगे नंदलोई जब हम पहुंचे थे तो वहाँ पे उन्होंने ट्रैफिक जैम कर दिया था काफी सारा। और जब हमारी किसान जथेबंदी की गाड़ी वहाँ रुकी थी तो काफी सारे लोग आके बोलना शुरू हो गए थे कि बैरिकेड तोड़ेंगे। तो हमने कहा कि बैरिकेड नहीं तोड़ेंगे। और वो लोग हमारे लोग नहीं थे, वो कुछ और लोग थे, और जिनके पास ट्रैक्टर्स भी थे और जीप्स भी थी, गाड़ियां थी, मोटर बाइक्स थी। जब हमारी गाड़ी राइट साइड को मुड़ती है तो जो आगे बैरिकेड्स लगे थे वो ऐसे बैरिकेड्स लगे थे जो कि मूवेबल बैरिकेड्स थे। आपने देखा होगा बाद में इन्होंने जो बैरिकेड्स लगाए हैं उसके ऊपर कांटे की तारें लगा रखी हैं। और उस दिन आप सोचिए कि हमारी इंटेलिजेंस कहाँ गई थी। हमारे हिंदुस्तान में एक इंटेलिजेंस है जो दिल्ली में 26 तारीख को किसी के फोन हाई अलर्ट्स पे होती है, जिसके फोन पे भी बात कर रही हो तो वो पता चलता है, कुछ वारदात होनी हो तो कुछ पता चलता है। तो उस दिन इंटेलिजेंस कहाँ गई थी? इसका मतलब इंटेलिजेंस के ऊपर भी बहुत बड़ी चपेट है इस नाम की, इसका मतलब सभी की मिली भगत थी उस दिन। 26 तारीख को लाल किले के ऊपर चिड़ी नहीं फड़क सकती। आज अगर आप नॉर्मल डेज है, अभी 26 तारीख भी नहीं है, अभी आप जाके बॉर्डर के उधर देखिए बैरिकेड्स कैसे हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग हैं। ईंटों के बैरिकेड्स लगा रखे हैं, ऊपर कांटे वाली तारे लगा रखी हैं इन्होंने। अभी तो पीछे कील भी गाड़ दिए थे। 26 तारीख को इन्होंने बैरिकेड्स, मूवेबल बैरिकेड्स रखे थे। क्यों रखे थे मूवेबल बैरिकेड्स? कि एक आप बस उसको पुश करो और वो हट जाए। जब हम राइट साइड को मुड़ गए थे तो वहाँ पे ट्रैक्टर थे जिस पे दाराजी के बेटे भी बैठे हुए थे, अमरीक रंधावा, वो मेरे साथ नहीं थे। वो हमारे हरियाणा के ट्रैक्टर पे बैठे थे। एक ट्रैक्टर इधर लग गया, एक ट्रैक्टर इधर लग गया। उन्होंने बोला भी हम ये तोड़ेंगे। जो जिस तरह से उनको पता है कि जोश भरना है लड़कों में, तो उन्होंने वो हटाया, मतलब ट्रैक्टर हटाया। अब उस ट्रैक्टर के पीछे हजारों ट्रैक्टर थे, जो ट्रैक्टर को पता भी नहीं था कहाँ जाना है, क्योंकि किसी के पास मैप नहीं था, वो फॉलो कर रहे थे। वो अंदर आगे गए, वो हटा, तब उन्होंने कोई आंसू गोले के गैस नहीं डाले, पुलिस ने कुछ नहीं बोला। पुलिस वेरी कोऑपरेटिव दैट मोमेंट ऑफ टाइम। जब वो अंदर चले गए, जब कुछ ट्रैक्टर उनको देखते देखते पीछे चले गए, कुछ इस राइट साइड को मुड़ गए। अब किसान जत्थेबंदियां देख रही थी कि पीछे ट्रैक्टर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। धर्मेंद्र ने बोला कुछ आगे चले गए हैं, कुछ वापस मुड़ के आ रहे हैं। अब जो बाई चांस अंदर चले गए थे उनके पीछे, वो आगे से मुड़ना चाह रहे थे। जब वो आगे से मुड़ना चाह रहे थे, इन्होंने आगे बसेस खड़ी कर दी और वहां पे पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई। ठीक है। और ये सब कुछ हुआ और कुछ उसके बाद सब कुछ, हाँ, वो कुछ मुड़ नहीं पाए, सीधा लाल किला चले गए। तो ये बहुत सारी पॉलिटिकल चीजें हुई हैं उस दिन। जो आरएसएस के लोग थे वो किसानों के कपड़ों में आके उन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके हैं। पुलिस खुद हैरान थी कि हमारे कुछ डॉक्टर्स थे जो पुलिस को भी हेल्प कर रहे थे उस दिन, उसके ऊपर भी पुलिस के कपड़े डाल के भी कुछ लोग डॉक्टर्स को भी मारने आ गए थे। सो बहुत कुछ उस दिन हुआ।
कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा। मतलब कहने का मतलब ये है सब कुछ पहले से तय था और तब ये सारी चीजें हुई हैं। जी। ठीक है, अगर आपसे मैं बात करूं कि जैसे आपने कहा कि आपने पढ़ा है सब कुछ, मैं कम शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा कि तीनों एक्ट्स में कहां पर मेजर जो कमियां हैं उनके बारे में आप बताएं। सबसे मेजर कमी है कि जमाखोरी क्राइम है और जमाखोरी क्राइम ही रहनी चाहिए। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट नहीं होना चाहिए, जो कि अंबानीज और अंडानीज का इनविटेशन है। सबसे पहले अगर सस्ती लेके जमा करेंगे और महंगी बेचेंगे, ये तो कारोबार सेटअप करना चाहते हैं इसलिए। इसीलिए तो अंडानीज ने इतने बड़े गोडाउन्स बनाए थे और इसीलिए मैंने पढ़ा था कि 2009 में जियो स्पेक्ट्रम के नीचे 2 चीजें लॉन्च की थी इन्होंने, जियो रिटेलर और जियो सिम की तो चलो हम बात नहीं करते। जियो रिटेलर के नीचे इन्होंने अपना कारोबार शुरू करना था, जो इनकी पार्टनरशिप थी अंडानीज के साथ। उन्होंने जमाखोरी करनी थी, इन्होंने आगे बेचना था, क्योंकि बहुत पीछे 196 कंट्रीज की पेरिस में भी मीटिंग हुई थी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जितनी डीजल पेट्रोल की इंडस्ट्रीज हैं उनको मतलब बंद किया जाएगा। तो इसीलिए इनका सबसे ज्यादा बड़ा कारोबार तो डीजल पेट्रोल का था, अंबानीज का। तो इन्होंने सोचा कि सबसे ज्यादा पैसे किस में कमा सकते हैं। कपड़े तो ये टेक ओवर कर ही चुके हैं, ज़ारा जैसे बड़े ब्रांड्स कर चुके हैं। अभी फूड इंडस्ट्री को अंडर करना चाहते थे, जो इन्होंने कोविड की आड़ में ये बिल्स पास करवाए। जब भी कोई बिल पास होता है तो उसके लिए स्पेशल कमेटी बनती है, बुद्धिजीवियों को बैठाया जाता है, बट इस बिल को पास करने के लिए कोई स्पेशल कमेटी नहीं बनी थी, ये पास हो गए। जबकि इनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी ऑल ओवर इंडिया, जब हम कोई भी परचेज सेल कर सकते हैं तो एक स्टेट के अंदर कर सकते हैं, स्टेट के बाहर नहीं कर सकते। तो इनके लिए इजी हो जाता बिजनेस करना, ऑल ओवर इंडिया ऑपरेट करना, इसलिए इन्होंने ये सारा कुछ किया। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें, एक सरकार के द्वारा बात कही जा रही है कि जैसे ही कीमतें डबल होंगी या 1.5 गुना हो जाएंगी तो हम इनके ऊपर कंट्रोल करेंगे। क्या लगता है कि वहाँ पर कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि एक पैराग्राफ मैंने वहाँ पर पढ़ा कि जिसमें जितने भी प्रोसेसिंग फील्ड में जितने भी लोग आएंगे उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, सरकार के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। आपने देखा पीछे गुजरात में भी पेप्सिको जैसी कंपनीज ने किसानों के ऊपर 1 करोड़ रुपए का मुआवजा डाला था, केस भी किया था। तो कल को प्राइवेट और इनकी जो कैसी खादें यूज करेंगे, कैसे केमिकल यूज करेंगे, कैसा एनवायरनमेंट के ऊपर भी इसका असर होगा। जैसे ग्रेटा थनबर्ग ने पीछे ट्वीट भी किया था। देखो, एनवायरनमेंट तो सभी का साझा है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड का। तो हर जगह पे अगर ये कॉर्पोरेट्स लेके आ जाएंगे, हर जगह पे इंडस्ट्रीज बनाएंगे, तो आपके एनवायरनमेंट के ऊपर भी तो फर्क पड़ेगा ना ये सारी चीजों का। अभी तो जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जिस तरह से फार्मर्स कर रहे हैं, कल को ये किस तरह की खादें यूज करेंगे, ज्यादा उसमें उपज करने के लिए बहुत सारी चीजें यूज करेंगे, फर्टिलाइजर्स भी वैसे ही यूज करेंगे। तो हमें नहीं चाहिए वैसी सारी चीजें बेसिकली। तो वो हम जो ऑर्गेनिक चीजें हैं, हम ऑर्गेनिक ही रहने देना चाहते हैं। हमारी MSP फिक्स होनी चाहिए। हमारा जमाखोरी क्राइम था और क्राइम ही रहना चाहिए। हमें इनकी कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहिए। ठीक है, इतने सारे धरनों पर रहे हैं, काफी सारे धरनों पर आप पहुंच रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है? जो किसानों का जोश है वो किस तरह का है? और एक चीज और भी यहाँ पर मैं इसी क्वेश्चन के साथ ही आपसे जानना चाहूंगा, पीछे 4 दिन के प्रोग्राम दिए थे, उसके बाद 4 दिन के दिए, टोटल 8 प्रोग्राम्स हो चुके हैं। अब आपको क्या लग रहा है, क्या बड़े फैसले? मुझे लगता है कि अभी कुछ किसान जथेबंदी को आपस में मिलजुट के बात करके एक बड़ा फैसला लेने की जरूरत है, क्योंकि किसानों को बहुत टाइम हो गया बैठे हुए। आगे गर्मियां भी हैं, आगे फसल भी है। आंदोलन लंबा चले वो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स के लोग अभी जुड़ना शुरू हो गए हैं। अभी हम उत्तराखंड में गए थे तो 2 लाख के ऊपर रैली में लोग थे, और राजस्थान की भी मैंने 2-3 रैलीज अटेंड की हैं, तो वहां पे महापंचायतों में काफी लोग थे और अवेयरनेस है। अभी कर्नाटका में भी है, अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हैं, वहां पे भी है। तो अवेयरनेस तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट तो जाएगी इससे, लोगों में भी अवेयरनेस आएगी। बट किसान जथेबंदी को भी इस टाइम पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ, नेक्स्ट मूव बताना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा जोर लगा हुआ है इस टाइम पे। उसके IT सेल्स काम कर रहे हैं, जो कि वो रिलीजन के नाम के ऊपर, जो कॉमरेड वर्सेस सिख के नाम के ऊपर किसी चीज के मुद्दा बना के लड़ाई करवाने का, कंट्रोवर्सीज करवाने का। तो वो एटलीस्ट वो चीज से लोगों का दिमाग हटे और दूसरी तरफ लगे। ठीक है, पंजाब से तो काफी सारे लोग पहले स्टार्ट में आए और उसके बाद हरियाणा जुड़ चुका है।
क्या लग रहा है अब हरियाणा का जो रोल है वो अहम है, या जैसे यूपी भी जुड़ चुका है, पंजाब से भी काफ़ी और भी लोग पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है आपको हरियाणा का रोल यहाँ पर क्या दिखाई देगा? देखिए, हरियाणा का रोल बहुत ही अहम था और है और रहेगा। पंजाब का अगर हरियाणा ने साथ ना दिया होता तो पंजाब जिस तरह से आज खड़ा है वैसे खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि हरियाणा से ही निकल के पंजाब ने दिल्ली जाना था। और जो जिस तरह से हरियाणा ने साथ दिया है, चाहे वो फूड, दूध भेजा जाए, लस्सी भेजी है जाए, एक मॉडल सपोर्ट होता है हर और एक मैन पावर होती है, क्योंकि ज्यादातर जिस भी बॉर्डर पे कम मैन पावर है, कम लोग हैं, तो उसको तो पुलिस भी वैसे देख लेती है, क्योंकि हर तरह की रिपोर्ट उनके ऊपर एजेंसीज दे रही हैं। तो हरियाणा का तो हम ये देन नहीं दे सकते जो हरियाणा ने किया, और ये आई बिलीव कि इस आंदोलन की हिस्ट्री ग्रेट होगी, तो सबसे पहले हरियाणा का ही नाम आएगा जो पंजाब के साथ आंदोलन शुरू किया है। तो ये क्रेडिट सिर्फ हरियाणा पंजाब को नहीं जाता, ये क्रेडिट हरियाणा पंजाब का इक्वल ही है इस आंदोलन के लिए। उसके बाद अभी स्टेट्स बाकी जुड़ रही हैं, उनका भी क्रेडिट है, बट सबसे पहले हरियाणा का है। आपसे जानना चाहूँगा एक चीज़, अलग अलग जगहों पर रैलियां हो रही हैं, सरकार लगातार कह रही है सिर्फ 2 स्टेट का ही ये पूरा का पूरा आंदोलन है, और हर मीटिंग में यही चीज़ कही जा रही है। अब जब दूसरे स्टेट्स में भी रैलियां हो रही हैं और वहां पर बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, तब भी सरकार की आंखें क्यों नहीं खुल रही? देखो, ये 2 स्टेट का नहीं है, और ना अब ये किसान आंदोलन रहा, ये जन आंदोलन बन गया। और ये ना अब तो पूरी दुनिया में देखो, एम्बेसी में जब देखो ना, हमारे एनआरआई भाई हैं वहाँ पे प्रदर्शन करने लग रहे हैं, और जो विदेशी, उसके लिए तो कह दिया जाता है कि खालिस्तान मांग रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। विदेशी जो अपनी संसद है विदेशों की, वहाँ सब मांग करने लगे। कनाडा के प्रधानमंत्री ने सपोर्ट कर दिया, और ब्रिटेन ने सपोर्ट कर दिया, वहाँ के सांसदों ने कर दिया। तो ये पूरी दुनिया का आंदोलन बन गया। लेकिन ये शुरुआत पंजाब ने की, बहुत अच्छी शुरुआत की। हमेशा पंजाब 30-40 साल आगे की सोच के चलता है, और पंजाब ने जितना भी किया, जो आज़ादी की लड़ाई के लिए, जो हमारा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल का जो पाकिस्तान का टच का जो एरिया था ना, पुराना पंजाब, उन्होंने देखो वहीं से शुरुआत हुई थी, जो गोरे अंग्रेजों से छुटकारा दिला था। तो बहुत अच्छी शुरुआत पंजाब ने की। पंजाब के साथ हरियाणा जुड़ा, फिर पूरा देश जुड़ा, आज पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। ठीक है, पूरी दुनिया की आपने जोड़ने की बात कही, तो एक बीच में बात और भी आई थी कि पूरी दुनिया से जहाँ फाइनेंशियल हेल्प हो रही है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उस फाइनेंशियल हेल्प में कुछ गड़बड़ है, कुछ खालिस्तानी हैं, कुछ पाकिस्तानी लोग हैं, या फिर कुछ चाइना समर्थित हैं। ऐसी काफ़ी सारी बातें आई, सरकार की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए। आपको क्या लगता है, ये बाहर से जितना भी पैसा आया, या फिर जैसे सोनिया जी जैसे कलाकार हैं, ऐसे बबूमान जी खुद आए यहाँ पर, और भी जो पंजाब के कलाकार थे वो वहाँ पर पहुँचे, दूसरे हरियाणा के कलाकार पहुँचे, उन्होंने अपना पैसा दिया है। तो ऐसी जो स्थिति थी, जो इतना सारा पैसा आया है, क्या लग रहा है आपको, क्या ये जो सरकार कह रही है कि खालिस्तानी, पाकिस्तान समर्थित या चाइना समर्थित, ये कहीं पर बात निकल के? देखो, सरकार का तो काम है देश दो, ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सली, ये शुरू से ही कहते हैं। झारखंड छत्तीसगढ़ को नहीं बोला था इन्होंने नक्सली, हरियाणा को भी बोला, पंजाब को खालिस्तानी बोला, और ये कह रहे हैं विदेशों से फंडिंग। जब इन्होंने दिहाड़ी मजदूरी करके खेतों में काम करके अपने बेटे विदेशों में सेटल किए हैं, वहाँ के सीईओ बने बैठे हैं, वहाँ से कोई लॉ कर रहा है, कोई अपने वहाँ पे कोई मंत्री बना बैठा है हमारे पंजाब से भी, और कोई वहाँ बड़े बड़े इंजीनियर बने बैठे हैं। क्या जब उनके माँ बाप ने इतना संघर्ष करके खेतों में खून पसीना बहा के और अपने बेटे को वहाँ विदेशों में सेटल किया, जब उनके माँ बाप दुखी होंगे तो उनके लिए पैसा कौन भेजेगा? वही भेजेंगे ना जो वहाँ विदेशों में नौकरी करेंगे। आपने तो ये कौन सा पैसा भेजने की आपने बात की कि चलो उनके परिवार जन भेज रहे हैं, परिवार साथ खड़ा है। आज इन्हीं किसानों के परिवार के बच्चे जो हैं वो सरकार की विभिन्न पोस्टों पे भी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं। क्या लगता है, क्योंकि लगातार जो आंदोलन है वो अहिंसा की नीति पे चल रहा है, गांधी जी अहिंसा की नीति पे चलते थे, उनके द्वारा भी काफ़ी सारे आंदोलन किए गए थे। यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि गांधी जी के द्वारा एक असहयोग आंदोलन किया गया था, क्या उसी तरह का, उसी तर्ज पर क्या कोई आंदोलन दिखाई दे सकता है यहाँ पर? देखो, ये तो आज़ादी की लड़ाई के बाद का, अब तक का क्या, ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है। क्योंकि आपने इतनी शांति से कभी कोई आंदोलन नहीं देखा, किसी को कोई नुकसान नहीं। और ये देखो, जो जिस भी बॉर्डर पे हम बैठे हैं ना,
चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, उसके आसपास कच्ची कॉलोनियां 5-5, 6-6, 7-7, उन लोगों से अगर आप घरों पे जाके पूछोगे ना, गरीब मजदूर आदमियों से, भाई तुम्हें कैसा लग रहा है, तो ये कह रहे हैं हमारे अच्छे दिन अब आए, हम दिहाड़ी मजदूरी वगैरह करते थे, हमें अच्छा खाना नहीं मिलता, आज हम लंगरों में खाना खा रहे हैं। पूरे दिन वो अपनी नौकरियां करते हैं, फैक्ट्रियों में करते हैं, आके लंगर में खाना खाते हैं, सुबह भी वहाँ खाना खा के जाते हैं। उनको पता लग गया भी वो अब पीछे ही वहाँ पे प्रदर्शन करने लग रहे हैं झारखंड के लोग, आसाम के लोग, वो अपने जो वहाँ की वेशभूषा ना उसको पहन के वो वहाँ पे बॉर्डर पे आते हैं, वही बताते हैं कि देखो ना जो असली चीज है वो अब देखने को मिली है। ठीक है। अब जो रियलिटी है वो सामने आई है। ये ऐसे लोग हैं जो किसी को मना ही नहीं करते, सब कुछ यहाँ से खाने, हर कॉलोनी के, आज पहली बार ऐसा हुआ कॉलोनियों के लोग रात को दिहाड़ी मजदूरी करके, गरीब लोग भी थे, सबसे अच्छी एक चीज दी है, जो बॉर्डर के आसपास थे ना, वो ट्रेनों पे और मेट्रो स्टेशनों पे जाके बच्चे भीख मांगते थे। अब आपको कहीं भी आसपास जहाँ धरना लग रहा है ना, वहाँ कहीं कोई भीख मांगता नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल वही है अभी भी, क्योंकि आप उसका जवाब शायद मुझे नहीं पता कि देना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल वही है, क्या असहयोग आंदोलन जो पहले चला था, जिसमें सरकारी जितने भी महकमे थे उनमें से लोगों ने अपना काम छोड़ दिया था, सरकार का सहयोग करना छोड़ दिया था, क्या ऐसी स्थिति इस आंदोलन के दौरान भी कहीं पर बन सकती है? ये तो बनी हुई है ना, आर्मी से देखो कितने बच्चे अपनी वीडियो जारी करते हैं, काफी मुकदमे भी लगा दिए हैं। और पुलिस फोर्स का आप देखो, पुलिस फोर्स तो अब साथ ही खड़ी थी सारी, वो सुबह 4 बजे ड्यूटी पे आते हैं ना, घर से दूध लेके आते हैं, बॉर्डर पे दूध रख के तब ड्यूटी पे जाते हैं, आने के बाद वहीं खाना करके खाली डोली लेके जाते हैं। ठीक है। प्रशासन अधिकारी आज सरकार के साथ है। कितने आप देखो ना, मीडिया वाले, कितने मीडिया वाले भाइयों ने आज इस्तीफा दे दिया है, सरकार नौकरियां छोड़ जा रहे हैं। ऐसा ही होगा, आंदोलन से बड़ा आंदोलन बन गया ये। आज तो सब कुछ साथ खड़ा है, एक बीजेपी को छोड़ के सब साथ खड़ा है। ठीक है, कुछ लोग बचे हैं बस। ठीक है सोनिया जी, आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या लग रहा है, क्या जो मेरा जो एक सवाल है असहयोग आंदोलन, ठीक है, क्या वो आने वाले समय में दिख सकता है? क्योंकि लगातार जो आंदोलन है वो गांधी जी की नीतियों पे चलते हुए है, अहिंसा को देखते हुए है कि कहीं पर जो हिंसा है वो नहीं होनी चाहिए, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए। गांधी जी ने बड़े आंदोलन किए और उन आंदोलन में से एक आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जिसमें सरकारी जो भी कार्य थे उनमें जो लोकल लोग थे वो सहयोग नहीं कर रहे थे। तो क्या ये जो स्थिति है, क्योंकि स्टार्टिंग से ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग से ये कहा जा रहा है कि हमारे ही बच्चे प्रशासन में, हमारे बच्चे फौज में हैं, हम जब चाहेंगे उनको बुला लेंगे। तो ऐसी जो स्थिति है क्या यहाँ पर देखने को मिल सकती है? क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो शायद जो स्थिति है वो बदल सकती है। ऑब्वियसली जैसे धर्मेंद्र जी बोल रहे थे, फौज में से भी काफी मतलब फौजियों ने वीडियो बना के डाली थी कि आज अगर हम सरहद पे बैठे हैं, इंडिया की सुरक्षा के लिए बैठे हैं, तो हमारे जो माँ बाप हैं वो उस दिल्ली की सरहद पे बैठे हैं अपने किसानी हकों को लेके, और अगर उनको कुछ भी होता है, क्योंकि हम धरती माँ से प्यार करते हैं, बट धरती माँ से पहले जन्म देने वाली माँ बाप होते हैं जिनको हम प्यार करते हैं, और हम मानते हैं कि वही हमारे लिए भगवान है। एक मंदिर में भगवान से पहले माँ बाप भगवान माना जाता है हमारे कल्चर में। मान सकते हैं कि ये चीज हो सकती है? फिर ऑब्वियसली हो सकती है, क्यों नहीं। मैंने पुलिस वालों के साथ खुद बात की थी जिस दिन 26 को जो सब कुछ हुआ था, 27 की रात को मैं खुद बॉर्डर के ऊपर थी, जब बहुत ज्यादा सीरियस स्थिति बनी हुई थी। तो मैं टिकरी बॉर्डर के बीच में से मैं और धर्मेंद्र रात को बॉर्डर पार करके, वहाँ पुलिस तैनात थी, जब डर था कि कभी भी अंदर आ सकती है। तो मैंने उनके सामने हाथ जोड़ के बात की थी कि देखो, आप भी किसान के बेटे हो, हम भी किसान के बच्चे हैं, हम सबको इस टाइम पे पॉलिटिक्स समझने की जरूरत है। आपको लगता होगा कि किसानों ने आपके ऊपर पत्थर फेंके, बट आपको समझने की जरूरत है कि हमारे किसान आपके ऊपर पत्थर नहीं फेंक सकते। ये इनको पता था कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं किसान के बेटे हो। जय जवान जय किसान का नारा लेके हम चलते हैं। तो इन्होंने हमारे अंदर भी फूट डालने की कोशिश की। तो एक पुलिस वाले ने बीच में से बोला था, देखिए मैडम जी, आपके बापूजी का हम बहुत आदर सम्मान करते हैं, हम भी मानते हैं हम किसान के बेटे हैं, बट मेरी आज फ्रैक्चर है बाजू, ये आप ही में से किसानों में से किसी ने डंडा मारा जोर से। मैंने कहा देखिए, फिर तो वो भी कह सकते हैं कि पुलिस वालों ने डंडे मारे, बट हम ये चीज को आज ये कह के चल रहे हैं कि जो पुलिस वालों ने
हमारे किसानों के ऊपर डंडे मारे, वो पुलिस वाले हमारे किसानों के बच्चे नहीं थे, वो एक आरएसएस के लोग थे जिन्होंने पुलिस वालों के कपड़े डाल रखे थे। तो मैंने कहा अगर हम ये लोग ये बात समझ सकते हैं तो आप लोगों को भी समझने की जरूरत है। और कुछ लोगों को अंदर दंगे फसाद कराने की आदत है, हमें ये आपस में लड़ा देंगे और वो सरकार वहाँ हंसेगी देख के कि ये खुद ही माँ बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। तो आप कैसे, आपको हमारा साथ देना चाहिए। बहुत बार वो ऐसे भी हुआ है कि मैं दिल्ली में गई हूँ और मेरा झंडा लगा था गाड़ी में, तो दिल्ली में जब आप एंटर करते हो तो झंडा उतरवा देते हो, तो मेरी काफी बार पुलिस वालों के साथ बहस हुई है। तो वो बोले हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो मैंने कहा हम अपना काम काज छोड़ के हम कौन सी ड्यूटी कर रहे हैं भाई, हम तो तुम्हारे लिए ही तो ये आंदोलन रख के बैठे हैं कि तुम लोग चैन की रोटी खा सको। तुम लोग रात को रोटी खा के सोते हो कि नहीं सोते हो, तुम्हें अन्नदाता की सपोर्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मतलब मेरी तो बहुत सारे पुलिस वालों के साथ भी बहस हुई है, बहुत सारे लोगों के साथ भी बहस हुई है, बहुत सारे होटल, मेरे को याद है मैं कुछ दिन पहले इंटरव्यू कर रही थी तो मुझे आई थिंक तार लैंसन था जिन्होंने मुझे इंटरव्यू नहीं करने दी होटल के अंदर, किसान आंदोलन के कारण, मतलब एक कंट्रोवर्शियल चीज है तो हम नहीं करने देंगे। ताज होटल में, हाँ ताज में मुझे नहीं करने दी। ताज से निकल के मैं बाहर रोड पे कर रही थी, रोड पे मुझे पुलिस वालों ने इतना तंग किया उस दिन, तो मेरे को खुद में इतनी खिज आ गई थी कि इन लोगों में इंसानियत नहीं है जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। आज हम अपना कारोबार छोड़ के, अपना काम छोड़ के सब बॉर्डर पे बैठे हैं। तो मैंने ये काफी बातें डिस्कस की। जब आपको गुस्सा आता है कि ये लोग क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, इन लोगों को भी यहाँ आना चाहिए, ये भी तो रोटी खा के सोते हैं, जहाँ तो इनके घर पे करियाना बंद कर देना चाहिए, करियाना स्टोर्स को बोलना चाहिए इनको ना दो। इसीलिए मुझे लगता है टिकैत जी ने भी एक इमोशन में आके बोला भी नहीं जी, ये अगर ये नहीं आ रहे तो इनको अनाज देना बंद कर दो। जो छोटू राम जी ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि इन लोगों के, मेरे को लगता है कि मोदी जी के घर पे आटा नहीं पहुंचना चाहिए, चावल नहीं पहुंचना चाहिए, तब इनको कदर होगी। अगर ये ब्रेड भी खाते हैं तो एक किसान की दी हुई चीज खाते हैं। तो एक इमोशन से आप बोलते हो कि आप इतना कर रहे हो, इन लोगों को क्यों नहीं लग रहा। तो मतलब कहीं ना कहीं साथ आ सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं आ सकते हैं, ऑब्वियसली आ सकते हैं। इस टाइम पे तो देखिए बंगाल के इलेक्शन में जितने कॉमरेड्स हैं उन्होंने अपना सारा समर्थन कांग्रेस को दिया है। 25 लाख से ऊपर लोग इकट्ठे होके उन्होंने बोला था कि हम बीजेपी को हराएंगे और बीजेपी को हरा के ही छोड़ेंगे, चाहे वो एक पॉलिटिकल एजेंडा के साथ चल रही हो। बट मुझे लगता है कि इस टाइम पे सभी को बीजेपी के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ऐसा प्राइम मिनिस्टर मैंने जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मैंने अभी तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा जिन्होंने इतना लोगों के साथ तानाशाही तरीके के साथ बर्ताव किया हो। और ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि सरकार के बीच में, जैसे इन्होंने बोला कि राजा वो होता है जो अपने प्रजा में आके इधर आके बैठ जाते, बिल तो हमारे लिए बनाए थे ना, हमसे बात कर लेते, एक बार आके पूछ लेते किसानों से कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अभी तो सरकार तो इनकी गिरनी लाजमी है। ठीक है, चलिए, तो सरकार गिरनी लाजमी है और काफी सारी बातें हमने यहाँ पर की हैं और जाहिर सी बात है लगातार बॉर्डर पर बने हुए हैं, अपना अपना काम छोड़ करके इतना बड़ा जो डिसीजन है वो लेना बड़ी बात है। तो अभी आप खुद समझ सकते हैं, काफी सारी बातें हमने की, आप इन चीजों से समझ सकते हैं कि क्या चीजें हो रही हैं। अब आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू अपना खुद का बनाएं कि क्या चीज हो रही है। तो अभी के लिए बस हम इतना ही रखेंगे, आने वाले समय में आपके साथ दोबारा किसी दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत, आने वाले समय में लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तो अभी के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। मैं सुमित ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।